पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जवाब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देंगे। लाइव सेशन में आप जुड़े हैं, लाइव सेशन में आप जवाब दीजिए। आप लोग अगर इसे रिकॉर्डेड देखेंगे तो रिकॉर्डेड में भी आपको जवाब जरूर देने हैं। कोशिश करेंगे हम 40 से 50 के लगभग तक क्वेश्चंस को कवर करने की। बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। रिस्क को कम करना, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, रिटर्न मैक्सिमाइज करना, या प्रॉफिट को बढ़ाना? बी क्विक। और सेशन को लाइक कर लीजिएगा। आप जैसे ही सेशन से जुड़ें प्लीज़ लाइक द सेशन, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। बहुत बढ़िया, हमारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। श्याम सुंदर जी, मीनाक्षी जी बिल्कुल करेक्ट। बनर्जी साहब एक बार दोबारा सोचिए, आंसर क्या होगा? बी, वेल्थ। याद रखिएगा, वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ दो चीज़ों से मिलके बनी होती है। एक होता है प्रॉफिट और दूसरी होती है गुडविल। इन दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है मार्केट वैल्यू से। तो अल्टीमेटली एक मैनेजर का, एक फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है मार्केट वैल्यू को मैक्सिमम करना, प्रॉफिट और गुडविल को मैक्सिमम करना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अनिताश्री जी बिल्कुल सही है आपका जवाब भी। सेकंड क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। द कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद, देखिए नंबरिंग करते चलते हैं। ये पहला था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बताइए, कैपिटल बजट का कनेक्शन किससे है? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स से, फिक्स एसेट्स से, लॉन्ग टर्म एसेट्स से, शॉर्ट टर्म एसेट्स। हम बात कर रहे हैं कैपिटल बजट की। बताइए, कैपिटल बजट का रिलेशन किसके साथ है? जितना जल्दी आप लोग जवाब देंगे उतना ही बेहतर हम एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो बी क्विक इन आंसरिंग। कैपिटल बजट का देखो, फिर से बोल रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया श्याम सुंदर जी, बिल्कुल करेक्ट है आपका जवाब। प्रताप साहब सोचिए एक बार। कैपिटल बजट है, कैपिटल का मतलब ही लॉन्ग टर्म है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू आंसर एटलीस्ट। सही गलत की परवाह किए बिना आप तो जो आपको पहला इंप्रेशन लगे उसके साथ आप जाइए, ताकि आप एग्जाम में वो गलती नहीं करेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल वर्ड का मतलब ही लॉन्ग टर्म है। कैपिटल बजट जो होता है वो लॉन्ग टर्म एसेट से जुड़ा हुआ होता है। शॉर्ट टर्म एसेट से जुड़ा हुआ जो बजट होता है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल बजट। इसका नाम क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल बजट। सभी लोगों ने बढ़िया कोशिश की है। श्याम सुंदर जी का जवाब बिल्कुल सही है। मीनाक्षी जी नाइस ट्राई, बट याद रखिएगा आंसर क्या है? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, CAPM की फुल फॉर्म बताइए। और सेशन को लाइक करते रहिए सब लोग, ताकि हमको थोड़ा सा एक मोटिवेशन रहे। जब भी रिकॉर्डेड भी अगर कोई देखेगा तो उनको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देने हैं। इट विल गिव यू अ गुड प्रैक्टिस। बताइए, CAPM का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAPM? बहुत बढ़िया बनर्जी साहब, नाइस आंसर। बिल्कुल सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। इट्स अ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और आप जानते हो RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाई बीटा इसका फॉर्मूला होता है। ये एक ऐसी मेथड है जो रिस्क और रिटर्न के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बिल्कुल अमित जी सही कह रहे हैं आप। फिक्स एसेट भी लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन सिर्फ फिक्स एसेट ही लॉन्ग टर्म हो ऐसा नहीं है। तो जो फिक्स एसेट वाला ऑप्शन था वो कंपैरेटिवली छोटा ऑप्शन है। बड़ा ऑप्शन लॉन्ग टर्म एसेट। फिक्स एसेट के अलावा भी लॉन्ग टर्म एसेट में चीज़ें आ सकती हैं, जिनमें इंटेंजिबल एसेट शामिल की जा सकती हैं, इन्वेस्टमेंट शामिल किए जा सकते हैं, वो सब उसमें आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइनेंशियल लेवरेज क्या मेजर करता है?
फाइनेंशियल लेवरेज क्या मेजर करता है बताइए। EBIT EPS में कोई चेंज नहीं है। सेंसिबिलिटी ऑफ EBIT विद द परसेंटेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, सेंसिबिलिटी ऑफ EPS विद रिस्पेक्ट टू द EBIT, परसेंटेज वेरिएशन इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फाइनेंशियल लेवरेज, इसको हम लिखते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज से, और फॉर्मूला हमारा हो जाता है EBIT अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? सेंसिबिलिटी ऑफ द EPS विद रिस्पेक्ट टू द EBIT लेवल। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यस श्याम जी बिल्कुल करेक्ट। पाटिल साहब नाइस ट्राई। देखिए यही अच्छी बात है, ट्राई आप लोग करते रहो। अभी कम लोग आंसर दे रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मैं उम्मीद है कि वो ज़्यादा और जल्दी आंसर दें, इससे आप एग्ज़ाम प्रैक्टिस इजी कर पाएंगे। यही आपका टेस्ट भी है एक तरीके से। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टेक्स इनटू कंसीडरेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का टारगेट किन चीज़ों को कंसिडर करता है? टाइमिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, अमाउंट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड, रिस्क रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न, ऑल ऑफ द अबव। किसकी बात कर रहे हैं हम? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसको कंसिडर करता है? वेरी गुड, नाइस, ऑल ऑफ दी अबाउट। डी सभी को कंसीडर किया जाता है व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड एम एट इन्वेस्टमेंट इन एसेट only when they are expected to earn a return greater than the minimum acceptable return. So that minimum acceptable return को किस नाम से जाना जाता है? इस मिनिमम, बिल्कुल सभी साथियों का क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए अब। मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न को क्या नाम देंगे हम? हर्डल रेट, ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बताइए क्या लगता है? चलिए बताते चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हर्डल रेट। इस मिनिमम रेट को क्या नाम दिया जाता है? हर्डल रेट। ये तो कम से कम कमाना ही होगा। बिल्कुल मीनाक्षी जी, कोशिश बढ़िया है। मीनाक्षी जी एंड प्रताप साहब दोनों ने ट्राई बहुत अच्छा किया। ऐसे करते रहिए, लेकिन इसको हम गलत आंसर भी हो जाए तो ये मत सोचिएगा अरे अगले का क्या ही आंसर देना। कीप आंसरिंग, आपका आंसरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, और लाइक जरूर कर लीजिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर गोल्स ऑफ फाइनेंस मैनेजर। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंस मैनेजर के कैसे गोल्स हैं? फाइनेंस गोल्स हैं, सेपरेट गोल हैं, डिफरेंट गोल है, कंपीटिंग गोल है? बताओ जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, कीप लाइकिंग इट। एनीवन जो पेड बैच इज विलिंग टू ज्वाइन द पेड बैच, दिस इज द कोड जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है ऑन ऑल कोर्सेज। यस, बिल्कुल सही जवाब है श्याम सुंदर जी। यस, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखिएगा, किसी भी बिजनेस में अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, और अगर लिक्विडिटी कम है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा। द ओनली रीज़न, उसका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, इसीलिए उसकी लिक्विडिटी कम है। जिसका पैसा बिजनेस में लगा है उसका प्रॉफिट ज़्यादा है। जिसका पास खूब कैश है, इसका मतलब उसने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रखा, तो प्रॉफिट उसका कम होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग दी फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? किसे मैक्सिमाइज करना? प्रॉफिट, ग्रोथ, एनपीवी, आईआरआर। बताइए। हम किसी भी प्रोजेक्ट में जब पैसा लगाते हैं तो सिलेक्शन के लिए किसे क्राइटेरिया मानते हैं, किसे मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं?
क्या सबसे ज्यादा होना चाहिए? पाटिल साहब भी, श्याम सुंदर जी भी कह रहे हैं बी आना चाहिए। और कोई साथी? दास साहब भी कह रहे हैं बी आना चाहिए। नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है आपको एनपीवी को मैक्सिमाइज करना है। किसे मैक्सिमाइज करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू को। याद कीजिए, कैपिटल बजटिंग में हम पढ़ते हैं, हम उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसका एनपीवी मैक्सिमम होता है। बिना एनपीवी के हमने मॉड्यूल 3 में ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ा जिसमें आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हो। हमने कभी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया। आपका कॉमन सेंस से जब आप प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंस के नज़रिए से आंसर पूछा जा रहा है। याद रखिएगा आंसर क्या है? एनपीवी जिसमें सबसे ज़्यादा हो उसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए, आंसर देने के ये फायदे हैं। अब आप एग्जाम में प्रॉफिट और ग्रोथ की तरफ आपकी नज़र नहीं जाएगी, आपकी नज़र एनपीवी ऑप्शन में दिखते हैं उसके साथ आप चले जाओगे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। इट वाज क्वेश्चन नंबर 8, इट इज क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is not a advisable financial strategy that may be followed by a finance manager of an organization when interest rate are low? जब इंटरेस्ट रेट कम है तो इनमें से कौन सी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी चाहिए? या ये कहिए कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसका सजेशन नहीं दिया जाएगा बाय अ गुड फाइनेंस मैनेजर? जल्दी से बताइए, ऑप्शंस पढ़िए और जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया पाटिल साहब, बिल्कुल बहुत सही, एकदम सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हम ऐसा थोड़ी है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो हम प्रोजेक्ट रोक देंगे। प्रोजेक्ट नहीं रुकते हैं, आप अपनी फाइनेंसिंग के पैटर्न बदल सकते हो पर प्रोजेक्ट्स नहीं रुकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी साथियों के। मीनाक्षी जी ध्यान दीजिए ऑप्शंस पे। जब सस्ता होगा लोन तो हम प्रोजेक्ट को रोकेंगे थोड़ी, सस्पेंड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। बिल्कुल, बाकी सभी साथियों का जवाब सही है। सेशन को लाइक भी करते रहें, फॉरवर्ड भी कर दें अपने बैंक ग्रुप्स में ताकि उन लोगों को भी इसका एडवांटेज मिले, वो भी अपनी तैयारी चेक कर पाएँ कि कितने बेहतर तैयार हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर फर्म्स कैन बी मेड फॉर ड्राइंग इंटरफेरेंसेस इज टर्म्ड एज। जब 2 अलग अलग कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक दूसरे के सामने बनाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? रेशो एनालिसिस में ये टॉपिक हमने पढ़ा था। एक्सटर्नल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्याम सुंदर जी, बाकी साथियों की भी कोशिश बढ़िया है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा फर्म का ताकि कोई मीनिंग निकाल सकें तो उसे कहा जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस। 2 तरीके के एनालिसिस रेशो वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में एक बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसके अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स, सॉरी, extremely sorry, it's not C, it's B. The answer is correct is B. It's my mistake. मैंने क्वेश्चन को गलत तरीके, यहाँ 2 कंपनियों की बात हो रही है। देखो मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन जो मुझे हो गया आपको भी हो सकता है एग्जाम में। एक एनालिसिस है हॉरिजॉन्टल, एक एनालिसिस है कंपैरेटिव और एक होता है कॉमन साइज। हॉरिजॉन्टल में
जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो अमाउंट कॉलम में एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों के अमाउंट्स लिखे जाएंगे। जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो यहां पे 2022 और 2023, लेकिन कंपनी एक ही है। जब एक ही कंपनी के 2 सालों का आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। जब आप 2 अलग अलग कंपनियों का एनालिसिस करोगे तो उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। कॉमन साइज में भी क्या होता है, कॉमन साइज में यहां पे अमाउंट आएगा और यहां परसेंटेज आएगा, यहां भी कंपनी एक ही होगी। तो ये कॉमन साइज, कंपैरेटिव और हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस है। एग्जाम में इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे अभी जल्दबाजी में मुझे खुद को हो गया था। याद रखिएगा आंसर क्या है, बी, हॉरिजॉन्टल इसका आंसर आएगा। तो सभी साथियों का जवाब सही है, बट जैसे मैं कंफ्यूज हुआ वैसे ही श्याम सुंदर जी, प्रताप साहब और मीनाक्षी जी भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, इबिट्टा की फुल फॉर्म बताइए। इबिट्टा की फुल फॉर्म बताइए फटाफट। व्हाट इज इबिट्टा स्टैंड्स फॉर, अर्निंग बिफोर। नाउ व्हाट इज ITDA? वेरी गुड, बिल्कुल, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ना ब्याज घटा हुआ है, ना टैक्स, ना डेप्रिसिएशन, ना ही किसी तरीके का अमोर्टाइजेशन। बिल्कुल सभी साथियों का जवाब बिल्कुल करेक्ट है, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, the figures of a series of a year are collected and the first year figures are taken as the base year. Afterwards the item in the base year are taken as 100 and based on this base the corresponding figures of the financial statement in the other years are concluded. Such an analysis is called. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें एक साल को आपने बेस मान लिया। अब उसको बेस मानकर आप बाकी के जो साल हैं उनके परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, रेशियो, ट्रेंड, कैश फ्लो, डायनामिक? क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी बताइए, इतना समय ना लें। देखिए क्या आएगा, ट्रेंड एनालिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। कोशिश बढ़िया है श्याम सुंदर जी, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस। जैसे किसी एक साल के बेस को आपने 100 मान लिया, अब बाकी सालों का परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस को यहाँ प्लॉट कर रहे हो। तो इससे पता लगेगा कि हर साल हमने कितना परफॉर्म किया है। तारक जी आज ABFM वाला क्लास नहीं है, ABFM वाला YT आज नहीं है। आपका एग्जाम अभी नवंबर दिसंबर में है, एक दिन की छुट्टी मनाइए आप मेरी तरफ से। आज थोड़ा जो मजा आप लोग ले चुके हो वो मजा इनको भी लेने दें, JIB वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। एक इन्वेस्टमेंट है, एनुअल रिटर्न प्रोड्यूस कर रहा है 12% का पहले साल में, 7% का दूसरे साल में, 10% का तीसरे साल में। व्हाट इज द एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न फॉर द 3 इयर्स? अगले पिछले 3 सालों की एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न आपको बतानी है। जल्दी से बताइए।
क्या लगता है आपको एनुअलाइज रिटर्न रेट क्या होगी? आंसर क्या है? ए। देखिए कैलकुलेशन भी देख लीजिए, 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.07 मल्टीप्लाई बाय 1.10 डिवाइडेड बाय 3 -1, और इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया हमारा एनुअलाइज रिटर्न, क्योंकि कंपाउंडिंग है ना, पहले साल में 1.12, फिर उसका 1.07%, फिर उसका 1.10%। ठीक है, सो नो, नॉट सी, द आंसर विल बी ए। आई थिंक कैलकुलेशन आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल अमाउंट था, कमाई तो यही है, हमसे रिटर्न पूछा है, टोटल फंड वैल्यू नहीं पूछी, हमसे रिटर्न पूछा है, तो रिटर्न कितना आ गया हमारा? 9.65%। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा? 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। Sum deposited at bank fetches 16,000 after 4 years at 15% simple rate of interest. The principal amount is, बताइए एक अमाउंट जो 4 साल के बाद 16,000 का हो गया 15% के रेट पे, तो बताइए जमा कितना करवाया था आपने, डिपॉजिट अमाउंट कितना था? व्हाट वाज द डिपॉजिट अमाउंट? आपको फ्यूचर वैल्यू दिया है और आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, जल्दी से बताइए। याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट रेट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इट्स अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। यस बिल्कुल दास साहब, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर ए। 16,000 P1 प्लस नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट, सो 1.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 10,000। एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़े तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है या कंपाउंडेड पूछा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है दास साहब आपका। बाकी लोग भी थोड़ा सा जल्दी रखें, बताएं और लाइक जरूर कर लें सभी साथी। सेशन को आप लोगों का लाइक गिव्स मी अ ग्रेट मोटिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, अ वेरी हाई करंट रेशो, किसी भी कंपनी का करंट रेशियो बहुत ज्यादा हाई क्यों हो सकता है? पाइलिंग अप ऑफ द इन्वेंट्री, इनएफिशिएंसी इन द कलेक्शन ऑफ डेटर्स, हाई बैलेंस इन द कैश एंड बैंक विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। बताइए करंट रेशियो के हाई होने का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? करंट रेशियो के हाई होने का, देखो करंट रेशियो का ज्यादा होना मतलब या तो करंट एसेट बढ़ेगी, करंट रेशो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो या तो ये बढ़े या ये गिरे, या इसके नीचे गिरने की रेट और इसके नीचे गिरने की रेट ज़्यादा हो। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। क्या आंसर आ जाएगा? डी। बिल्कुल दास साहब, सुंदर जी बिल्कुल करेक्ट है आप दोनों का। तो तीनों रीज़न है, इसकी वजह से